स्वागत। आज हम स्टीफन कोवी की मशहूर किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के कुछ आइडियाज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, कोवी का काम तो पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में बहुत ही अहम माना जाता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो कहानी है वो रिया नाम की एक महिला की है। रिया की कहानी? हाँ, वो दिखाती है कि कैसे वो एक कह सकते हैं उलझी हुई सी जिंदगी से निकली, रिएक्ट करती रहती थी। हाँ, रिएक्टिव मोड से एक ज्यादा उद्देश्यपूर्ण इफेक्टिव लाइफ की तरफ बढ़ी वो। तो आज हम यही समझेंगे कि ये 7 आदतें हैं क्या और ये कैसे काम करती हैं, कैसे बदलाव लाती हैं। बिल्कुल। और ये आदतें ना एक सीक्वेंस में चलती हैं। पहले खुद पर काम, फिर दूसरों के साथ, निर्भरता से स्वतंत्रता, और फिर आपसी निर्भरता तक का सफर है ये। अच्छा, तो पहली 3 आदतें हुई प्राइवेट विक्ट्री के लिए। एग्जैक्टली, प्राइवेट विक्ट्री। और अगली 3 है पब्लिक विक्ट्री। और 7वीं आदत है सबको मेंटेन रखने की, रिन्यू करने की। ठीक है, तो चलिए रिया की उस शुरुआती स्टेज से बात करते हैं। सोर्स बताता है कि उसकी सुबह बहुत स्ट्रेस भरी होती थी। मतलब फोन बजते ही ईमेल्स की बाढ़ आ जाती थी, मीटिंग्स की टेंशन, सोशल मीडिया का प्रेशर। हाँ, ऐसा लगता होगा जैसे सब कुछ बाहर से ही कंट्रोल हो रहा है, मूड भी, दिन भी। वही, वो बस रिएक्ट कर रही थी हालात पर, जैसे कोई नाव हो बिना पतवार के और लहरें उसे कहीं भी ले जा रही हों। सही। और यहीं पर कोवी की पहली आदत आती है, सक्रिय बने, मतलब बी प्रोएक्टिव। सक्रिय बने। इसका जो कोर आइडिया है वो ये कि हर सिचुएशन और हमारे रिएक्शन के बीच ना एक गैप होता है। ओके। एक स्पेस। हाँ, एक स्पेस। और उसी स्पेस में हमारी असली ताकत है, चुनने की ताकत, कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। हम मौसम के या दूसरों के बर्ताव के गुलाम नहीं हैं। ये रिया को धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ। लेकिन एक सवाल है, क्या सक्रिय होने का मतलब ये है कि हमें कभी गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन महसूस ही नहीं करनी चाहिए, या ये बस उन फीलिंग्स पर तुरंत रिएक्ट ना करने के बारे में है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। सक्रिय होने का मतलब फीलिंग्स दबाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब ये समझना कि फीलिंग्स हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं, लेकिन वो हमें कंट्रोल ना करें। जैसे आप ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा महसूस कर सकते हैं, वो नेचुरल है। हाँ, होता ही है। पर सक्रिय व्यक्ति उस गुस्से को बस हॉर्न बजाने या कोसने में वेस्ट नहीं करेगा। वो शायद सोचेगा, अच्छा अगली बार थोड़ा जल्दी निकलता हूँ, या चलो इस टाइम में कुछ सुन लेता हूँ। मतलब चुनाव करना अपनी भावनाओं और एक्शन के बीच। बिल्कुल, रिया ने यही सीखा। किताब में एक उदाहरण था कि उसके बॉस ने शायद उसके काम की आलोचना की बिना किसी खास वजह के। पहले तो वो शायद घंटों नाराज रहती या दोस्तों से, सहकर्मियों से शिकायत करती। हाँ, जो अक्सर होता है। पर सक्रिय बनने के बाद उसने गहरी सांस ली, अपनी निराशा को महसूस किया, पर फिर सोचा, ओके, इस फीडबैक में कुछ सीखने लायक है क्या, या मुझे बॉस से और क्लैरिटी मांगनी चाहिए। देखा, उसने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया सिचुएशन का। वो ये कहने लगी, मेरी जिंदगी की ड्राइवर मैं हूं, हालात नहीं। ये बहुत पावरफुल बदलाव है सोच में। और यही पहली और सबसे जरूरी नींव है। जब किसी को यह महसूस होता है ना कि कंट्रोल बाहर नहीं अंदर है, तो वो जो लाचारी वाली फीलिंग होती है वो कम होने लगती है। सही बात है। कोवी कहते हैं कि ये पहली आदत बाकी 6 को मुमकिन बनाती है, क्योंकि अगर आप मानते ही नहीं कि आप बदल सकते हैं, तो फिर बाकी आदतें क्यों अपनाएंगे। बिल्कुल। तो इस नई जिम्मेदारी और कंट्रोल की फीलिंग के साथ रिया दूसरी आदत की तरफ बढ़ी, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका क्या मतलब हुआ? ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। हाँ, लगता है, पर इसे ऐसे समझें कि कोई भी चीज ना 2 बार बनती है। 2 बार? कैसे? पहले हमारे दिमाग में, फिर असलियत में। जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है ना। हाँ, ब्लूप्रिंट। बस ये आदत कहती है कि अपनी जिंदगी का नक्शा खुद बनाओ। आप असल में किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, आपकी वैल्यूज क्या हैं। तो रिया ने सिर्फ करियर गोल्स के बारे में नहीं सोचा। नहीं, उससे आगे बढ़कर वो एक दोस्त के तौर पर, एक बेटी के तौर पर, एक पार्टनर के तौर पर कैसी बनना चाहती है। उसने अपने कोर वैल्यूज को डिफाइन किया। सोर्स में लिखा है कि उसने बाकायदा बैठकर एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखा। हाँ, ये बहुत पावरफुल टूल है। जैसे कुछ ऐसा कि मैं ईमानदारी, करुणा और साहस से जीऊंगी, दूसरों को सीखने और सिखाने में मदद करूंगी, और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, बिल्कुल करता है, अगर इसे सिर्फ लिख कर दीवार पर टांग ना दिया जाए। अच्छा। ये कंपस की तरह काम करता है। जब आप किसी कंफ्यूजन में हो या कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या ये फैसला मेरे मिशन स्टेटमेंट से मैच करता है?
क्या ये मुझे मेरे तय किए हुए अंत के पास ले जाएगा? मतलब रोज के छोटे छोटे कामों को भी एक बड़े पर्पस से जोड़ देता है ये। एग्जैक्टली। रिया के लिए अब काम सिर्फ काम निपटाना नहीं रहा, बल्कि अपनी वैल्यूज को जीना बन गया। तो अब उसके पास स्टीयरिंग व्हील भी था, पहली आदत, और डेस्टिनेशन का पता भी, दूसरी आदत। Yes. ये तो सच में बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। लेकिन वो रोज की भागदौड़ तो फिर भी रहती होगी ना। मीटिंग्स हैं, घर के काम हैं, दोस्त है, सेहत है। क्या वो अब भी कभी कभी ओवरवेल्म्ड महसूस नहीं करती थी? बिल्कुल करती होगी। और यहीं पर तीसरी आदत आती है, पहले जरूरी चीजें पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अच्छा, प्रायोरिटी सेट करना। हाँ, ये दूसरी आदत का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर दूसरी आदत नक्शा बनाना है, तो तीसरी आदत है उस नक्शे के हिसाब से रास्ता तय करना। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है, प्रायोरिटीज का मैनेजमेंट। इसमें कभी वो इम्पोर्टेंट बनाम अर्जेंट वाला मैट्रिक्स यूज करते हैं ना? हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट वाला फेमस मैट्रिक्स। बहुत सी चीजें ना अर्जेंट लगती हैं, फोन बज रहा है, कोई ईमेल आ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। रिया ने ये सीखा कि अपना ज्यादातर वक्त और एनर्जी उन चीजों पर लगानी है जो इम्पोर्टेंट है, भले ही वो अर्जेंट ना हो, जैसे रिश्ते बनाना, प्लानिंग करना, कुछ नया सीखना, सेहत का ध्यान रखना। किताब में था कि उसने हर हफ्ते कुछ घंटे ब्लॉक करने शुरू किए सिर्फ इम्पोर्टेंट लेकिन नॉन अर्जेंट कामों के लिए। हाँ, जैसे अपनी टीम के लोगों के साथ 1-on-1 मीटिंग करना, या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, या कोई नई स्किल सीखना। शुरू में मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि वो अर्जेंट काम तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वो इन इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस करती है, तो फ्यूचर में वो आग बुझाने वाले अर्जेंट काम अपने आप कम हो जाते हैं। ये असल में उन चीजों को ना कहना सीखने के बारे में भी है, जो आपके मिशन या गोल से अलाइन नहीं करती, है ना? भले ही वो अच्छी लगे या कोई प्रेशर हो। बिल्कुल सही। रिया के लिए ये एक बड़ी लर्निंग थी, हर चीज को हाँ कहना बंद करना। तो ये पहली 3 आदतें मिलकर बन गई प्राइवेट विक्ट्री। करेक्ट। ये आपको निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। आप अपने जीवन के ड्राइवर बन जाते हैं। लेकिन कोवी कहते हैं कि इफेक्टिवनेस का हाईएस्ट लेवल स्वतंत्रता नहीं है, वो है आपसी निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। हाँ, मतलब दूसरों के साथ मिलकर ज्यादा हासिल करना। और यहीं से अगली 3 आदतें शुरू होती हैं जो पब्लिक विक्ट्री दिलाती हैं। ओके, तो चौथी आदत है जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। रिया पहले शायद अनजाने में ही लाइफ को कंपटीशन की तरह देखती थी। जैसे अगर किसी को प्रमोशन मिला तो उसे लगता था उसके लिए चांस कम हो गया, या किसी बहस में अपनी बात मनवा नहीं पाई तो हार महसूस होती थी। ये हार जीत या कभी-कभी जीत हार वाली सोच बहुत कॉमन है, खासकर हमारे समाज में, जहां कंपटीशन पर बहुत जोर है। हाँ, तुलना बहुत होती है। कोई इसे कमी की मानसिकता कहते हैं, स्कैर्सिटी मेंटालिटी। ये मानना कि दुनिया में सब कुछ लिमिटेड है, सफलता, खुशी, रिसोर्स। अगर किसी और को मिला तो मतलब आपके लिए कम हो गया। और जीत जीत सोच इसके उलट है। बिल्कुल, ये प्रचुरता की मानसिकता पर आधारित है, अबंडेंस मेंटालिटी। ये मानना कि सबके लिए बहुत है, एक की सफलता दूसरे की कीमत पर नहीं आती। तो जीत जीत का मतलब सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना है कि दोनों थोड़ा थोड़ा झुक जाएं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। कोवी कहते हैं कॉम्प्रोमाइज में अक्सर दोनों को लगता है कि कुछ खोया है। वो एक तरह का लूज लूज हो सकता है। अच्छा। जीत जीत का मतलब है मिलकर एक ऐसा तीसरा बेहतर रास्ता खोजना जो दोनों की जरूरी नीड्स और गोल्स को पूरा करे। इसके लिए क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन चाहिए। रिया ने इसे कैसे अप्लाई किया? कोई उदाहरण है सोर्स में? हाँ, एक सिचुएशन थी जहां रिया और उसकी एक कलीग, दोनों को एक ही प्रोजेक्ट के लिए लिमिटेड बजट चाहिए था और दोनों में असहमति थी। पुरानी सोच में शायद वो बहस करते रहते या बॉस के पास जाते एक दूसरे की शिकायत लेकर। लेकिन जीत जीत सोच के साथ उन्होंने बैठकर समझा कि असल में दोनों की प्रायोरिटीज क्या हैं। रिया को टेक्नोलॉजी चाहिए थी, कलीग को ज्यादा लोग चाहिए थे। उन्होंने मिलकर एक नया प्लान बनाया, कुछ टेक्नोलॉजी आउटसोर्स कर दी जिससे दोनों की जरूरतें पूरी हुई और बजट भी कंट्रोल में रहा। ये तभी हो पाया जब दोनों ने एक दूसरे की जीत में अपनी जीत देखी। ये तो रिश्तों को वाकई बदल सकता है। जब लोगों को लगता है कि आप उनका भी भला चाहते हैं तो ट्रस्ट बढ़ता है। बिल्कुल। लेकिन ट्रस्ट बनाने के लिए शायद सिर्फ इरादा काफी नहीं है, बातचीत का तरीका भी सही होना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये हमें 5वीं आदत पर लाता है, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। Seek first to understand, then to be understood। ये शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक लगती है। है भी, लेकिन इंटरडिपेंडेंस के लिए सबसे जरूरी भी है।
हम में से ज्यादातर लोग जब सुन रहे होते हैं तो असल में जवाब तैयार कर रहे होते हैं। हाँ, या अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब अपनी बात रखें। बिल्कुल, हम समझने के इरादे से सुनते ही नहीं हैं। को भी इसे एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं, सहानुभूतिपूर्ण सुनना। हाँ, मतलब सिर्फ शब्द नहीं सुनना, बल्कि भावनाओं को समझना, सामने वाले के नजरिए को, उसकी दुनिया को उसकी आंखों से देखने की कोशिश करना। ये सिर्फ सिर हिलाना या आन करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सच में खुद को दूसरे की जगह रखकर महसूस करने की कोशिश है। किताब में रिया का एक एक्सपीरियंस है जब उसकी टीम का एक मेंबर लगातार डेडलाइन मिस कर रहा था। पुरानी रिया शायद सीधे डांट लगाती या वार्निंग देती। हाँ। पर नई रिया ने उसे अकेले में बुलाया और कहा, मैं देख रही हूं कि तुम कुछ डेडलाइंस मिस कर रहे हो, सब ठीक तो है? मुझे बताओ क्या चल रहा है। उसने बिना जज किए सिर्फ सुना। और पता चला होगा कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी। हाँ, पता चला कि उसके घर में कुछ सीरियस पर्सनल इश्यूज चल रहे थे। तो इस समझ के बाद सोल्यूशन निकालना कितना आसान हो गया होगा। बिल्कुल, शायद टेम्पररी तौर पर वर्कलोड एडजस्ट किया गया या कोई और मदद दी गई। इससे ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व हुई बल्कि रिश्ता भी मजबूत हुआ। सही बात है। जब लोगों को लगता है कि उन्हें सच में समझा गया है तो डिफेंसिव होने के बजाय सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। एकदम। और इससे ट्रस्ट बनता है जो जीत और अगली आदत तालमेल यानी सिनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। छठी आदत है तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। सिनर्जी, इसका मतलब क्या है? सिनर्जी का सीधा सा मतलब है कि पूरा अपने हिस्सों के जोड़ से बड़ा होता है। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब 1 + 1 = 3 जैसा कुछ। हाँ, 3 या उससे भी ज्यादा। जब अलग अलग सोच, अलग अलग ताकत वाले लोग एक दूसरे की इज्जत करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, 5वीं आदत, और एक कॉमन गोल, 4थी आदत, के लिए मिलकर काम करते हैं, तो वो ऐसे सॉल्यूशंस और रिजल्ट्स ला सकते हैं जो कोई अकेला इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। तो ये सिर्फ टीम वर्क या कोऑपरेशन से अलग कैसे है? ये कोऑपरेशन का हाईएस्ट फॉर्म है। कोऑपरेशन में अक्सर हम कॉम्प्रोमाइज पर रुक जाते हैं। सिनर्जी मतभेदों को दबाने या मिटाने के बजाय उन्हें सेलिब्रेट करती है। अच्छा, सेलिब्रेट करती है। हाँ, ये मानती है कि अलग अलग नजरियों में ही तो क्रिएटिविटी और नई पॉसिबिलिटीज छिपी हैं। रिया ने अपनी टीम मीटिंग्स में इसे लाना शुरू किया। वो अलग अलग आइडियाज को एनकरेज करती थी, यहां तक कि उनको भी जो उसके अपने आइडिया से बिल्कुल उल्टे थे। वो पूछती थी, क्या हम इन दोनों आइडियाज को मिलाकर कुछ नया, कुछ बेहतर बना सकते हैं? एग्जैक्टली। किताब में लिखा है कि इससे न सिर्फ बेहतर रिजल्ट्स आए बल्कि टीम का माहौल ही बदल गया। हाँ, लोगों को लगा कि उनकी आइडियाज की वैल्यू है, वो सच में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सिर्फ काम निपटाना नहीं रहा, बल्कि मिलकर कुछ नया बनाना बन गया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पहली 3 आदतें प्राइवेट विक्ट्री और अगली 2 जीत पहले समझें का नतीजा है। बिल्कुल। सिनर्जी तभी पॉसिबल है जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। आदत 1, 2, 3। आप दूसरों की जीत चाहते हो। आदत 4। और आप उन्हें सच में समझने की कोशिश करते हो। आदत 5। ये सारी आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे को ताकत देती हैं। ये वो पीक है जहां सच्ची इंटरडिपेंडेंस हासिल होती है। ये 6 आदतें तो वाकई जिंदगी बदल सकती हैं। पर इतना सब करते करते इंसान थक नहीं जाएगा? मतलब इतना सेल्फ कंट्रोल, इतनी समझदारी, इतना कोलैबोरेशन, इसे सस्टेन कैसे करें? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह 7वीं आदत पर ले आया है। आरी को तेज करें। शार्पन द सॉ। वो लकड़हारे वाली कहानी। हाँ, वही, जो पेड़ काटने में इतना बिजी था कि उसके पास अपनी कुंद पड़ चुकी आरी को तेज करने का टाइम ही नहीं था। ये आदत कहती है कि आपका सबसे जरूरी एसेट आप खुद हैं और आपको अपनी देखभाल करनी होगी ताकि आप इफेक्टिव बने रह सकें। इसमें को भी 4 डायमेंशंस की बात करते हैं ना, रिन्यूअल के लिए। फिजिकल, मेंटल। हाँ, फिजिकल शारीरिक, मेंटल मानसिक, इमोशनल सोशल भावनात्मक सामाजिक, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। शारीरिक मतलब एक्सरसाइज, सही खाना, आराम। मेंटल मतलब पढ़ना, सीखना, लिखना, सोचना, प्लान करना। इमोशनल, सोशल हो गया, रिश्ते निभाना, दूसरों की मदद करना, एम्पैथी दिखाना। और स्पिरिचुअल मतलब अपनी वैल्यूज से जुड़ना, नेचर में टाइम बिताना, मेडिटेशन, आर्ट्स को एंजॉय करना। ठीक। ये चारों जरूरी हैं बैलेंस में। सिर्फ काम और काम तो बर्नआउट कर देगा। और सिर्फ आराम आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। यस। बैलेंस जरूरी है। रिया ने इसे कैसे अपनी लाइफ में शामिल किया? क्या उसने अचानक से सब कुछ करना शुरू कर दिया? योगा, बुक क्लब? नहीं, सोर्स बताता है कि ये धीरे धीरे हुआ, छोटा छोटा स्टेप्स। जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना शुरू किया। ओके। लंच ब्रेक में थोड़ी देर वॉक पर जाने लगी।
रात को सोने से पहले थोड़ा पढ़ने की आदत डाली, वीकेंड पर फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम निकाला। उसने महसूस किया कि ये चीजें लग्जरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उसकी इफेक्टिवनेस बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये उसकी आरी को तेज कर रही थी ताकि वो बाकी 6 आदतों को जी सके। शुरू में टाइम निकालना मुश्किल लगा होगा। हाँ, लेकिन उसने पाया कि इस रिन्यूअल के बाद वो ज्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और शांत रहती थी। तो ये 7 आदतें एक सफर हैं, कोई डेस्टिनेशन नहीं। बिल्कुल। रिया की कहानी से यही लगता है कि ये कोई ओवरनाइट चमत्कार नहीं था। लगातार प्रैक्टिस, कभी कामयाब होना, कभी फिसलना और फिर से कोशिश करना। एकदम। कोवी से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चक्र कहते हैं, अपवर्ड स्पाइरल। आप सीखते हैं, करते हैं और बेहतर सीखते हैं और ऊंचे लेवल पर करते हैं। हर आदत दूसरी को आसान बनाती है। तो हमने रिया की कहानी के जरिए देखा कि कैसे इन 7 आदतों ने उसे बदला। एक रिएक्टिव, बिखरी हुई, स्ट्रेस्ड इंसान से वो एक प्रोएक्टिव, फोकस्ड और हाईली इफेक्टिव इंसान बनी। किताब का मैसेज साफ है, इफेक्टिवनेस किस्मत या हालात की बात नहीं है, ये चॉइस है, प्रैक्टिस है। सही कहा। छोटे लगातार उठाए गए कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकाले हम? देखिए, अगर बड़ी पिक्चर देखें तो ये आदतें सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं हैं। ये पर्सनल और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए एक पूरा जुड़ा हुआ फ्रेमवर्क है। हाँ, एक सिस्टम जैसा। बिल्कुल। और जैसा किताब बार बार कहती है, इसमें मास्टरी हासिल करना कोई वीकेंड का काम नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली ग्रोथ की जर्नी है। निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर आपसी निर्भरता तक का सफर। हाँ, जहां आप सिर्फ खुद इफेक्टिव नहीं बनते, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर कहीं ज्यादा हासिल करते हैं। थोड़ा रुक कर किताब इन आदतों से होने वाले गहरे बदलाव पर जोर देती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर किसी को आज ही शुरू करना हो तो कौन सी एक आदत है जिस पर सबसे पहले फोकस करने से शायद जिंदगी में सबसे बड़ा शुरुआती फर्क महसूस हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या वो पहली आदत है सक्रिय बने क्योंकि वो कंट्रोल का एहसास देती है? हो सकता है। या शायद दूसरी, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें क्योंकि वो डायरेक्शन देती है, पर्पस देती है। या फिर 5वीं, पहले समझें क्योंकि वो सीधे रिश्तों को बेहतर बना सकती है। शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, उनकी अपनी सिचुएशन, उनकी चुनौतियों के हिसाब से, है ना? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है स्टीफन कोवी की इन 7 आदतों और रिया की कहानी से मिले ये विचार सोचने के लिए कुछ नया और काम का देंगे।